फिफ्थ जनरेशन वार, ये एक ऐसा मैं कहता हूँ कि हथियार है जिसके सामने बंदूक F-16 या B-52 इसके सामने खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसका सही इस्तेमाल जो है, इनके ईमानदारी के साथ कलम का और दिमाग का इस्तेमाल जो है, ये फिफ्थ जनरेशन वार जो है, सबसे ज्यादा नुकसान जो है इसका मुल्क पाकिस्तान को हो रहा है। ये रा के टाउट हैं, ये रा के जंट हैं, ये पैसे लेकर, ये कोई फिफ्थ जनरेशन वार के जो हीरो नहीं है, ये पैसे लेते हैं, जब मुल्क से बाहर आ जाते हैं पॉलिटिकल सालम लेते हैं और साथ इंडियन रा से पैसा लेते हैं, और इनके ट्यूटर जो हैं वो भी इंडियन जो है वो चला रहे हैं, इनकी तो सिर्फ नाम और आइडेंटिटी इस्तेमाल करें उसकी ये पेमेंट लेते हैं। अभी हमें ये फैसला करना है कि पाकिस्तान में जो बाकी ममालिक की अम्बेसियां हैं उनके अंदर जाकर हमारे मुल्क की इंफॉर्मेशन जो देते हैं, और यूरोप में ये जो बात अभी कहते हैं कि यूरोप में हमारे ऊपर ये पाबंदी लग जाएगी, कोई पाबंदी नहीं लग जाएगी। हमें सिर्फ तकड़ा होना है, अपने पाँव पे वजन डाल के बात करनी है। यहाँ पर कोई इतना पंजाबी कहने डल नहीं हुई है कि यहाँ पर ये हमारे ऊपर बोलना शुरू कर देंगे। मसला सिर्फ ये है कि हमारी कमजोरियां हैं। एक बंदा अपने रियासती इदारों के खिलाफ बोलता है, सियासतदान उसके घर पे चला जाता है, आपकी जुडिशरी उसके घर चली जाती है। सारे अदारों को रियासत के लिए एक पेज। पिछले साल ये यूरोपियन पार्लियामेंट में यहाँ पर EU डिसइंफो लैब जो है, ये भी फिफ्थ जनरेशन का पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर एक हमला था जो पकड़ा गया, जिसके पीछे, जिसके ताने बाने हमारे दुश्मन, अजली दुश्मन इंडिया के साथ मिलते थे। हम तो पिछले 10 साल से बता रहे थे कि इसके पीछे इंडियन रहा है। ये जो बलोचिस्तान के कुछ भगोड़े फिफ्थ जनरेशन वार के थे, कोई सिंधी थे, कोई पंजाबी थे, कोई कश्मीरी थे, ये अभी इनको हमने यहाँ पर तो हमने इनका मुंह बंद कर लिया। यहाँ पर इनकी स्टे भी जो है वो खत्म होने के करीब है। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को सफारती तौर पर वहां की एम्बेसी और यहाँ के फॉरेन ऑफिस को बताना है कि ये लोग जो यहाँ आके साफी बने हैं, इनको जरा इनका माजी तो देखें, ये कब साफी बने, एक्सीडेंटली बने या यहाँ पर रा ने इनको साफी बनाया, इनको किस एजेंसी ने पाकिस्तान के या पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ या रियासत पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा किया है। हमें इन चीजों के ऊपर काम करने की बड़ाई साहब जरूरत है, क्योंकि जब तक हम किसी को सजा नहीं देंगे, अनफॉर्चुनेट इस मुल्क में जो मेरा आपका और हमारा मुल्क है, हमारा मादरी वतन है, इसमें आज तक किसी को सजा मिली नहीं है। आप भारत के मामले में देखें, जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट उन्होंने किया उनसे, पूरी दुनिया के लिए उनका असूल था अमेरिका का कि जब तक कोई मुल्क NPT पे दस्तखत नहीं करता, उसके साथ अमेरिका किसी भी तावन का मुआहदा नहीं कर सकता न्यूक्लियर फील्ड में, वो सिविलियन न्यूक्लियर हो या मिलिट्री। ठीक है। लेकिन भारत के साथ चूंकि उनके मुफादात थे, करने के लिए उन्होंने पहले अपने मुल्क का कानून बदला और फिर भारत से दस्तखत कर दी। तो ये मुनाफकत है कि आपके कवानीन, आपके असूल, आपका ईमान, ये कोई मान ही नहीं रखता, कोई हैसियत नहीं रखता, सिर्फ मफादात। अब बात यह है कि फिफ्थ जनरेशन वॉर जो है वो है क्या। फिफ्थ जनरेशन वॉर जो है उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर पहले से कहीं ज्यादा आ गया है, उस पर एम्फेसिस बहुत ज्यादा। हम पहले भी कहते थे कि प्रोपेगेंडा किया जाता है जंग को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अभी इसको एक मेन वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि बाहर से आपको जो आपने अगर अटैक करना है, आपने कोई अपनी फोर्स यूज करनी है, तो उसका इस्तेमाल कम से कम आपको करना पड़े और एक मुल्क जो है वो अंदर से कोलैप्स करे। अगर मिसाल के तौर पे किसी मुल्क की फौज अवाम के ही खिलाफ लड़ना शुरू कर देती, क्योंकि अवाम एतमाद नहीं करते और अवाम उसी को मुजरिम समझते हैं और उसी के साथ शुरू हो जाता है उनका आपस में ही झगड़ा, तो बाहर वाले को आके ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल। चुनाचे ये जंग है जो कि बड़ी, आप कह लीजिए कि इसमें खर्चा बड़ा कम आता है, इसमें इंसानी जानों का ज़िया बड़ा कम है, और जो टारगेट कंट्री है वो अंदर से खुद बहुत कोलैप्स कर जाता है। अगर जरूरत पड़ जाए बाहर से ताकत लगाने की तो वो बड़ी थोड़ी लगानी पड़ती है। फिर इसके बाद और कंपोनेंट्स जो इसमें इनबिल्ट किए जाते हैं वो ये है कि जैसे नेशनलिस्ट हैं, सब नेशनलिस्ट हैं लोग, उनको सेपरेटिस्ट हैं लोग, उनको खड़ा कर दिया जाता है, वो अपने हमायती ढूंढ लेते हैं। नतीजा ये है कि रियासत को इतना उलझा दिया जाता है कि रियासत जो है वो उसको खुद समझ नहीं लगती कि लोगों को कंट्रोल कैसे करे। इसका हल यही होता है कि इन चीजों को जड़ में जैसे ही ये सर उठाए
इस खतरे को वहीं खत्म करना चाहिए। अगर आप फौरी नहीं करेंगे तो जब ये फल फूल जाता है फिर मुश्किल पड़ जाती है। जल साहब एक ये आज से 2.5-3 साल पहले इनकी बेगम ने कहा कि मैं जा रही हूँ जरा काम से शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए गई, इन्होंने अपनी माशूका को बुला लिया एक फार्म हाउस पे। इनके तो बड़ी प्रॉपर्टियां होती हैं ना, तो इस्लामाबाद के पास इनका एक फार्म हाउस था, वहां पे अपनी माशूका को बुला लिया। माशूका के साथ रंग रलियां मना रहे थे, बेगम को किसी ने खबर कर दी। बेगम साहिबा पहुंची फार्म हाउस पे। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि बहादुर फौजी की वर्दी है वो टेबल पे पड़ी हुई है, साथ में सर्विस रिवॉल्वर पड़ा हुआ है। वो बहादुर फौजी बगैर कपड़ों के लेटे हुए थे एक खातून के साथ, जिनका मैं बाद में तारुफ कराता हूं। जनरल फैज हमीद की बीवी ने सर्विस रिवॉल्वर इनका उठा लिया और उनकी तरफ ताका, तो जैसे ये भागे थे ना कारगिल से, वैसे ये भागने लगे नंगे। तो इनकी बेगम ने इनको गोली ताक दी, जो गोली इनके कूले पे लगी, बम जो कहते हैं ना पीछे पुष्ट पे, कमर के नीचले हिस्से पे, और ये वहीं लंबे हो गए। बाद में इनका इलाज हुआ और बेगम से माफी तलाफी करके जैसे तैसे इन्होंने जान छोड़ाई। यह है जी कहानी। असद अली तूर एक जर्नलिस्ट है जिसने कुछ आर्मी की रॉन्ग डूइंग के खिलाफ पूरा पाकिस्तान चिल्ला उठाए। कुछ रॉन्ग डूइंग्स पे बोले थे तो उनके घर में घुसकर उनको मारा गया और उनकी पिटाई हुई, और उन्होंने इल्जाम लगाया कि आईएसआई ने ये काम कराया है। तो इनके सपोर्ट में एक प्रोटेस्ट किया सारे जर्नलिस्टों ने। वहां पे हामिद मीर ने ये बात खोली कि हमारे मुंह ना खुलवाओ, तुम लोगों के कारनामे हमें पता है। और फिर इन्होंने आईएसआई के चीफ जनरल फैज हमीद की ये स्टोरी बताई। वहां पे आसमा शिराजी भी एक बहुत बड़ी एंकर हैं, बहुत सीनियर हैं, उन्होंने कुछ बातें की, जरा सुनिए। बहुत हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उन सब लोगों का जिनकी बात अभी मीर साहब कह रहे थे। मैं उनका नाम भी हम लेंगे, नाम कुछ अरसे में लेंगे। अगर इसी तरह से चलता रहा मामला, हम उनके नाम भी लेंगे। वो जो नामालूम सबको मालूम है, हम फिर उनके एक एक करके नाम लेंगे। हम उनके बारे में बताएंगे कि कौन कौन कहां से टेलीफोन करके हमें धमकियां देता है कि फलाने जर्नैल का नाम नहीं आना चाहिए, फलाने का नाम नहीं आना चाहिए, वरना आपके बारे में ये मुहिम शुरू कर दी जाएगी, आपके बारे में ये बात कर दी जाएगी। जनाब, आपने जो करना है कर लें। जनाब, आपने जितनी गालियां देनी है दे लें, आपने जितनी गोलियां बरसानी है बरसा लें, आपने जितनी कैंपेन्स करनी है कर लें, जितनी किरदार कुशी करनी है कर लें, आपने जो करना है कर लें। लेकिन खबर हो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को कि ना हम अगर 3 साल के इस खुफिया दौर में भी हम खड़े रहे हैं तो हम आइंदा भी खड़े रहेंगे। अब तो आपके चेहरों से नकाब उतर रहे हैं जनाब, अब तो आपके चेहरों से नकाब उतर रहे हैं। अब तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन हैं और ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ एक है, ये असद तूर पे आज हमने ये मजम्मत कर रहे हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं। शायद 2 हफ्तों के बाद, 3 हफ्तों के बाद, 4 हफ्तों के बाद किसी और चीज के लिए खड़े हों। इनके घर पे घुसे, मेरे घर में छलांगे लगाई, मेरे घर के सामने खड़े हुए, मीर साहब को गोलियां लगी, मतीउल्लाह जान को अगवा किया। लोगों को समझे हम क्या बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि आप तो ना तो निकाल सकते हैं अखबार, ना आप कर सकते हैं जनाब वाला डिजिटल मीडिया, ना आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, वेब टीवी नहीं बना सकते, आप ओटीटी नहीं बना सकते, आप ऑनलाइन न्यूज़ चैनल नहीं बना सकते, आप वीडियो लॉग नहीं बना सकते, यूट्यूब एंड चैनल, ये भी सारे के सारे हुकूमत की मर्जी के तहत होगा। लाइसेंस लेना पड़ेगा भाई, और हर साल रिन्यू करवाना पड़ेगा। मुल्क अपाहज हो जाएगा ज़हनी तौर पर। नहीं, मैं बताता हूं। हुकूमत मीडिया को इंस्टीट्यूशनलाइज कंट्रोल करना चाहती है थ्रू दिस ऑर्डिनेंस, जो कि मुमकिन नहीं है। आज तक आवाज़ खल्क को और कलम की ताकत को ना माजी में कोई रोक सका है, ना अब कोई रोकेगा, ना मुस्लिम मुस्तकबिल में रोक सकेगा। हुकूमत जो कुछ ये कर रही है बुनियादी तौर पे ये अपने ही खिलाफ कर रही है। देखें, हुकूमत को अपने अच्छे कामों पे तवज्जो देनी चाहिए, ना कि आवाजें बंद करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और खासकर ये टाइमिंग बड़ी गलत है। एक तरफ हामिद मीर वाला इशू चल रहा है, दूसरी तरफ आप ये काम कर रहे हो। हुकूमत को मेरा ख्याल है कि समझाने वाला कोई नहीं है। देखिए, माजी में कितनी अटेम्प्ट्स हुई हैं, आज तक कोई आवाज रोक सका? आज तक कोई कलम की ताकत को ओवरटर्न कर सका?
कोई नहीं कर सका। यार जो है वो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी, मुल्क में तरक्की खत्म हो जाएगी, मेरिट खत्म हो जाएगी, और ये मुल्क माशी तौर पर अपाहज हो जाएगा, जहनी तौर पर मुल्क को नुकसान पहुंच जाएगा, मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा। इमरान खान ऐसा ना करो, इससे मुल्क को बहुत नुकसान हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तान कह रहा है भारत ने हमारे खिलाफ 5th जनरेशन वॉर शुरू कर दी है। इनके लोग हर जगह बैठे, खासकर रॉके हमारी एम्बेसी में, मीडिया में, जो पाकिस्तान के खिलाफ 24 घंटे प्रोपेगेंडा करते हैं। और इसका उदाहरण ये है, ये इतने पागल हो चुके हैं, कल हामिद मीर को जियो टीवी से निकाल दिया है और उनका प्रोग्राम भी बंद कर दिया है। और साथ ही साथ तूर नाम के एक पत्रकार को आईएसआई के गुंडों ने मिलके पीटा है उसके घर पे, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तानी मीडिया अब पाकिस्तान आईएसआई के खिलाफ हो चुका है और उनसे कह रहे हैं ये जुल्म अब हम और नहीं सहेंगे। और साथ ही साथ एक नया कानून ला दिया पाकिस्तान में, जिसके तहत ना पाकिस्तानी मीडिया कोई अखबार निकाल सकता, ना कोई वीडियो बना सकता, ना ओटीटी प्लेटफॉर्म पे किसी चीज का कोई वो कर सकता प्रदर्शन किसी तरीके का। इससे पता चलता है पाकिस्तान आईएसआई और वहाँ की जो सरकार है कितना डर चुकी है, क्योंकि अब खबरें आ रही है निकल निकल के पाकिस्तान के अंदर से किस तरीके से ये लोग दबाते हैं और किस तरीके से इनकी आईएसआई मारती है लोगों को, और इतना घबरा चुके हैं। और इसी वजह से नया कानून ला रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। थैंक यू फ्रेंड्स।